तो हमने चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कर लिया। हमने ये पढ़ लिया है कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस के अंदर, जब एक पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस के अंदर तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उसका क्या फर्क पड़ता है। हमने ये भी पढ़ा कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो एक एग्रीमेंट खत्म होता है और दूसरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि एक पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और दूसरी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है एक नए एग्रीमेंट के साथ, और उस फर्म को हम बोलते थे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप्स बदलते थे। सेम काम रिटायरमेंट में भी है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमारे साथ ऑलरेडी कुछ पार्टनर थे, कोई एक पार्टनर अगर छोड़कर जा रहा है तो छोड़कर जाने से भी तो रिश्ते बदल जाएंगे। पहले जो चीज हम सब मिलकर, सपोज 3 पार्टनर थे, हाँ जब कोई छोड़कर जाता है तो भी तो रिश्ते बदल जाते हैं, जब कोई आता है तो भी रिश्ते बदलते हैं, जब कोई जाता है तो भी रिश्ते बदलते हैं। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो पहले कोई प्रॉफिट था, हम 3 पार्टनर थे, 3 लोग आपस में हंसी खुशी बांट लिया करते थे। अब एक ने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ आगे नहीं जम पाएगी तो मैं आपके साथ ये पार्टनरशिप छोड़कर जाना चाहता हूं। तो अब जब वो छोड़कर चला जाएगा तो जो चीज 3 लोगों में बट रही थी अब वो 2 लोगों में बटनी शुरू हो जाएगी। फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप बदला, जब रिलेशनशिप बदला तो हमें फिर से वहां पर एक एग्रीमेंट को खत्म करना होगा और दूसरे नए एग्रीमेंट को शुरू करना होगा। तो यानी कि बुक्स में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से छोड़कर जाता है बिजनेस को, तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें बिजनेस के अंदर देखने पड़ते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात, एक पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अगर हो रहा है तो एक पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है, पहले हम वो पढ़ लें। देखो, थोड़ी बहुत थ्योरी अब आपको पढ़नी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीयूईटी एग्जाम है, और सीयूईटी एग्जाम आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड है। बहुत ज्यादा वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। ये कुछ इसी तरीके के थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड, यानी कि आपको सिर्फ समझना है, कुछ रटना या याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको कि क्या क्या होता है। और अगर आपने 11th 12th को अच्छे से समझा हुआ है या 12th को ही अच्छे से समझा हुआ है, आप बहुत अच्छे से सीयूईटी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए जरा, अ पार्टनर में रिटायर इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, यानी कि उन्होंने पहले एक एग्रीमेंट बना रखा था कि इस टाइम के बाद एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा। अगर पहले से ही आपस में साझेदारी थी, पहले से एग्रीमेंट था कि ठीक है आप जब चाहे रिटायरमेंट ले सकते हैं, या 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप रिटायर ले सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन रिटायरमेंट कैसे होगी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाए। ABC 3 पार्टनर थे, सी कहता है मुझे फर्म छोड़कर जानी है, बाकी सभी पार्टनर्स कहते हैं ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़कर जा सकते हो। तो जब म्यूचुअल कंसेंट मिल गया तो भी आप छोड़कर जा सकते हो। इफ देयर इज अ पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? ऐसी पार्टनरशिप जो हमने अपनी इच्छा से बनाई है, अपनी इच्छा से बनाई है, अपनी इच्छा से उसको खत्म कर सकते हैं जब मर्जी। तो अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो एक नोटिस जारी करके आप उस पार्टनरशिप में से रिटायरमेंट ले सकते हो। वैसे जनरली ये नोटिस आपको 6 मंथ्स प्रियोर देना चाहिए। 6 महीने पहले आप एक नोटिस जारी करेंगे कि आप अपने फर्म से रिटायरमेंट लेने चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़कर जा चुका है, जो एक रिटायरिंग पार्टनर है, उसकी लायबिलिटी के साथ हम डील कैसे करेंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ना जिस टाइम वो रिटायरमेंट ले रहा है सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो चुकी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो 2 तरीके से उसकी लायबिलिटी को हम देखते हैं। पहला है लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। सपोज करो कि उसके रिटायरमेंट से पहले हमने किसी क्रेडिटर से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था। वो पेमेंट अभी हमने 3 महीने बाद करनी है, लेकिन वो आज ही रिटायरमेंट लेकर जा रहा है। तो क्या रिटायरमेंट के बाद उस 1 लाख रुपए में उसका कोई हिस्सा नहीं है? होना चाहिए ना। भले ही उसने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन अगर रिटायरमेंट से पहले कोई भी लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी के लिए वो लायबल माना जाएगा। हाँ, एक केस में वो डिस्चार्ज हो सकता है उस लायबिलिटी से। या तो सारे पार्टनर्स कहते हैं कि चल यार ठीक है तू जा रिटायरमेंट लेके जा, कोई बात नहीं, हम तेरे से कोई पैसा नहीं लेंगे। या थर्ड पार्टी
क्रेडिटर ही कह दे कि कोई बात नहीं, आपके बिजनेस में से जो जा रहा है ना पार्टनर, मुझे इसके हिस्से का पैसा नहीं चाहिए, तो या तो थर्ड पार्टी खुद कह दे या सारे पार्टनर्स कह दे, तो उस लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल नहीं है। अदरवाइज भले ही उसने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले अगर कोई भी लाइबिलिटी थी तो उसका पैसा उसे भरना पड़ेगा, ठीक है, वो लाइबल रहेगा। सो ही विल बी लाइबल फॉर ऑल द एक्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट की डेट तक। लेकिन लाइबिलिटी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? अगर रिटायरमेंट के बाद आप कोई लाइबिलिटी करते हो, कोई उधारी लेते हो, कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या वो लाइबल है? बिल्कुल लाइबल है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि लॉ कुछ बातें कहता है। देखो, सपोज करो कि हम पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैंने कहा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ बिजनेस में से, आपने कहा ठीक है मैम आप रिटायरमेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है। कल को मैंने बाहर जाकर फर्म के नाम पर लोन ले लिया, ठीक है, अब फिर मुझसे बैंक वाले कहते हैं कि लाओ मैडम लोन दो। मैंने कहा मैंने थोड़ी लिया है लोन, फर्म ने लोन लिया, फर्म से जाके पैसा लो, यानी कि मैं आपके नाम पे कुछ कर सकती हूँ। लाइकवाइज मेरी रिटायरमेंट के बाद आप गए किसी क्रेडिटर के पास मेरे नाम पे लोन लेने के लिए, अब कल को आप भी कह देंगे उन्होंने लोन लिया, उनसे जाके लो, मेरे नाम पे आपने बिल फाड़ दिया वहां पे, तो दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। तो भाई आपने रिटायरमेंट ली है, इस बारे में जब तक आप पब्लिक को नहीं बताओगे तब तक आप लाइबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए? एक समझदार पार्टनर को क्या करना चाहिए? A partner is continues to be the liable to the third party for acts of the firm even after his retirement. एक पार्टनर अपनी रिटायरमेंट के बाद भी फर्म की लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहता है until a public notice of his retirement is given. जब तक कि वो अपने रिटायरमेंट का एक पब्लिक नोटिस जारी नहीं कर देता। अगर उसने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया, दैट मीन्स थर्ड पार्टी ने, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, थर्ड पार्टी को उसने जानकारी दे दी है कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है। कल को अगर उसके नाम पे कोई बिल आता है तो वो दिखा सकता है कि देखो मैंने पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। बिजनेस जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब होते हैं, ठीक है। आप कभी न्यूज़पेपर में देखना, कुछ पब्लिक नोटिस टाइप से कुछ होते भी हैं कॉलम्स, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि रिटायरमेंट कैसे होती है, लाइबिलिटीज क्या क्या रहती है, किस तरीके से रहती है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है थ्योरी पर्पस के लिए। नेक्स्ट, अब जब एक रिटायरिंग पार्टनर आपके बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, देखो मुझे एक बात बताओ, जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा था आपके बिजनेस में, आप उससे क्या क्या मांगते थे? बहुत लालची थे ना तुम, एकदम से आते थे मांगने के लिए। क्या क्या मांग रहे थे? सबसे पहले आपने कहा कि देखो हमारा बिजनेस हमारी गुडविल की वजह से बना हुआ है, हमने बनाया ये बिजनेस, तुम आते हमारे बिजनेस को एंजॉय करने वाले हो, लाओ गुडविल दो। शेयर ऑफ गुडविल मांगी तुमने। दूसरा क्या मांगते थे? ऐसा भी तो मांगते थे, कैपिटल भी तो कहते थे कि लाओ कैपिटल लगाओ। और तुम और भी बहुत ज्यादा सेल्फिश थे, उसके आने से पहले ही सारे प्रॉफिट बांट लेते थे, सारे रिजर्व्स बांट लेते थे, रीवैल्यूएशन भी कर लेते थे, कैपिटल भी एडजस्ट कर लेते थे, सब काम कर लेते थे ना। अब ऐसी वो पार्टनर अब छोड़कर जा रहा है। अब जब वो छोड़कर जाएगा तो वो भी क्या कहेगा कि लाओ भाई, ये तुम्हारा जो बिजनेस बना है ना, इसमें ये जो तुमने गुडविल एस्टैब्लिश करी है, ये मेरी वजह से भी है, मैंने ही तो ये गुडविल एस्टैब्लिश करी है, कुछ हिस्सा इसमें मेरा भी तो है, तो लाओ मुझे मेरा शेयर ऑफ गुडविल दो। तो भी अपनी गुडविल मांगेगा। दूसरा, मैंने आपके बिजनेस से पैसा लगाया है, मेरी कैपिटल लगी हुई है, और उस कैपिटल में मुझे अब तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का शेयर, या अगर चलो मेरी कोई लाइबिलिटी भी है तो वो कैंसिल करके मुझे मेरा पैसा दे दो, यानी कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप मुझे मेरा पैसा दे दो। तो एक रिटायरिंग पार्टनर को क्या राइट्स मिलते हैं? दो। एक तो आप अपनी गुडविल लेकर जा सकते हो, और एक आपकी कैपिटल में जितना भी पैसा है वो भी आप लेकर जा सकते हो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। क्लियर यहां तक बात? नेक्स्ट, अब रिटायरमेंट के टाइम पे आप क्या क्या करेंगे? नया, अब एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो रेशो चेंज होगी या नहीं होगी? तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा, आप एडमिशन पे एक रेशो कैलकुलेट करते थे बार बार, कौन सी? क्यों? मैं पिज्जा खा रही थी आराम से, मैं खा रही थी और मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स खा रही थी। अब अचानक से एक और फ्रेंड आ गई, अब मना तो कर नहीं सकते यार, खाने पीने के टाइम पे ऐसे किसी को मना नहीं कर सकता। हालांकि पिज्जा के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कोई आ गया है तो देना तो पड़ेगा ना। अब मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ सोच रही हूँ कि यार वो दे दे अपने शेयर में से, वो मेरी तरफ देख रही है कि मैं दे दूं अपने शेयर में से, यानी कि हम एक दूसरे को दे रहे हैं। अब या तो हम सभी थोड़ा थोड़ा अपने पैसे दे देंगे,
या कोई एक जो ज्यादा ही जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जागेगी वो दे देगा। पर एक बात तो तय है, जब कोई आ रहा है, जब कोई एडमिट हो रहा है हमारे साथ, तो किसी ना किसी का शेयर तो सेक्रीफाइस हो गई। तो इसलिए मोस्टली हमारा वहां पे जो कंसर्न था वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ था। अब यहां पर क्या है, हम पिज्जा खा रहे थे, 3 लोग बैठे थे, एक सहेली का फोन आया, बहुत अर्जेंटली उन्हें वहां से निकलकर जाना पड़ा। मैंने कहा भागो जल्दी भागो, अच्छा है 3 चीजें 2 में बटने वाली हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, चलो 3 नहीं 4 थे हम, 4 में से एक गया, एक उठ के चल दी। मैंने कहा चलो ठीक है यार। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो उसका पिज्जा का शेयर था वो सारा का सारा एक ही को मिल जाए, या हम सब हो सकता है आपस में मिलकर बांट ले। पर एक बात यहां पर तय है, अगर कोई छोड़कर गया है तो उसका शेयर किसी ना किसी को तो मिलेगा। सबको भी मिल सकता है, किसी एक को भी मिल सकता है, या किसी 2 को भी मिल सकता है, डिपेंड्स सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन रही है। इसका मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गेन होना ही होना है। तो इसलिए यहां हमारा कंसर्न क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो। तो यहां हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्लियर ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं ना कि मुझे मेरी गुडविल दो, तो पुरानी गुडविल के हिसाब से नहीं दिया जाता पैसा। आज की गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, आज की डेट की वैल्यूएशन होगी। जो आज की डेट की वैल्यूएशन है, पहले आप गुडविल को वैल्यू करेंगे, देन उसकी अकाउंटिंग करेंगे। और क्या करेंगे आप, क्योंकि भाई वो भी समझदार पार्टनर है, वो भी कहेगा चलो भाई एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीअसेस और रीवैल्यू करो, देखो जरा एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, प्रॉफिट और लॉस निकालो। उसके बाद रिजर्व्स, आपने मेरे प्रॉफिट के हिस्से में से भी कुछ रिजर्व्स बना रखे हैं, कुछ प्रॉफिट इकट्ठे कर रखे हैं, कुछ लॉसेस हैं, चलो वो भी ले लो, करो इसको भी फटाफट एडजस्ट। उसके बाद मुझे ये बताओ कि आप मुझे कितना पैसा दोगे। अब डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कितना पैसा बनता है मेरा, ये भी दो मुझे। फिर पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, अब मुझे बताओ कि आप मेरे को पेमेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। पेमेंट कर दो, या तो पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। या तो पेमेंट हो जाती है या किस में ट्रांसफर हो जाता है, लोन में। फिर उसके जाने के बाद हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं अपने बिजनेस को आगे अगर कंटिन्यू करें तो अपनी कैपिटल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ चीजें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि रिटायरमेंट होता क्या है और उसमें क्या क्या करना होता है। ठीक है।